उनको शुभकामना दे रहे हैं। आपने भी उनके साथ काम किया, इस तरीके से कल कुछ नहीं हुआ, क्या आपको लग रहा है कि ये पहले से प्री प्लान था? नीतीश जी इतने अनकंफर्टेबल थे तो फिर गए क्यों 2017 में? देखिए, जो कल हुआ या जो अभी हो रहा है, मैं इसको 2012-13 से बिहार में राजनीतिक अस्थिरता का जो दौर शुरू हुआ है उस परिप्रेक्ष्य में देखता हूँ। 12-13 से लेकर 10 साल में ये छठवां सरकार बनाने का छठवां अटेम्प्ट है, 6th फॉर्मेशन है। और 6 फॉर्मेशंस में एक अगर आप मांझी जी का छोड़ दें तो बाकी 5 फॉर्मेशंस में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे हैं। स्वाभाविक है कि आप फॉर्मेशन तभी बदलते हैं जब पिछला जो आपने बनाया था उससे आप कंफर्टेबल ना हो, या जो आपकी आशा अपेक्षा उस फॉर्मेशन से राजनीतिक या प्रशासकीय रही है उससे वो खरी नहीं उतरी है, पॉलिटिकल बातें पूरी नहीं हुई हैं। तो मेरी आशा बस इतनी है कि अब कम से कम ये जो एक पॉलिटिकल स्थिरता लौटे इस राज्य में, और नीतीश जी ने जो अब ये नया अध्याय, कल उन्होंने कहा है कि एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं, इस अध्याय पर रहें और इस पर बिहार के बेहतरी के लिए जो लोगों की अपेक्षाएं हैं उनसे वो काम हो। एक समय आप बहुत नज़दीकी थे, साथ में रहते थे, हर तरह से उठना बैठना था। आखिर उन्होंने कहा कि सबकी चाहत थी, सबकी इच्छा थी कि एनडीए छोड़ दें, तो आखिर ऐसा क्या लोगों की इच्छा थी? आप तो अधिकांश नेताओं को जानते हैं, उनके विचारों को जानते हैं, उनके व्यवहार को जानते हैं, क्या ऐसी दिक्कतें थी? नहीं, देखिए, ये तो नीतीश जी ने कल कहा, मैंने भी सुना टीवी पर। जहाँ तक आपने कहा निकटता, वो तो व्यक्तिगत संबंध एक अलग बात है। मैं जब उनके साथ काम करता था तब उनके साथ रहता था, अभी तो मैं उनके साथ रहता नहीं हूँ। मैं जानता नहीं हूँ कि उनकी एक्चुअली बात क्या है, किस वजह से उन्होंने ये डिसीजन लिया है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ये राजनीतिक उथल पुथल का जो दौर है पिछले 10 साल से चल रहा है, ये उसी दिशा में है, और उसके एक मेन एक्टर या जो कैटलिस्ट हैं वो नीतीश कुमार जी हैं। वो फॉर्मेशन ए में गए, उनको अच्छा नहीं लगा, फिर उसको चेंज करके बी किया, फिर सी किया, फिर वापस ए में गए, फिर तो अब आप इतना ही एज ए सिटीजन ऑफ बिहार आप इतना ही अपेक्षा रख सकते हैं कि अब जो बनाया है कम से कम इस पर टिकें और इसकी प्राथमिकताओं को जनता के सामने रखें, और उनको जितनी ईमानदारी और जितनी प्रयास से उसको किया जा सकता है, ज़मीन पर उतारा जा सकता है, वो करना चाहिए। वो बीजेपी के साथ कंफर्टेबल नहीं थे, तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या लगता है राजद के साथ कंफर्टेबल होंगे? क्योंकि राजद भाई बीजेपी के साथ कंफर्टेबल थे नहीं थे, किसके साथ होंगे, ये तो नीतीश कुमार जी ही बता सकते हैं। 5 साल से उनकी सरकार में थे। आप लोग पत्रकार हैं, आप तो उनके हर जनता दरबार में जाते रहे हैं। आपको तो उन्होंने कभी नहीं कहा किसी जनता दरबार में कि मैं अनकंफर्टेबल हूँ। कल उनकी पार्टी ने ऐसा, या उन्होंने ऐसा बताया है, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अनकंफर्टेबल था। उन्होंने ये कहा कि लोग ऐसा चाहते थे हमारे दल के कि हम इसको छोड़ दें, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। वो ठीक है, वो तो राजनीतिक बात है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो नया फॉर्मेशन उन्होंने बनाया है, बिहार के लोगों की ऐसी अपेक्षा होगी कि कम से कम ये फॉर्मेशन टिके, इस पर काम हो, इसकी प्राथमिकताएं जो हैं वो जनता के आशा अपेक्षा के अनुसार हो। महत्वपूर्ण वो है। आप किस फॉर्मेशन में सरकार बनाते हैं नहीं बनाते हैं तो राजनीतिक टीका टिप्पणी और वाद विवाद का विषय है, 2-4-5 दिन तक चलेगा, फिर ठंडी पड़ जाएगी बात। देखने की बात ये होगी कि जो नई सरकार आती है वो काम कितना बेहतर करती है, या जो पीछे की जो सरकार थी उससे बेहतर करती है, उससे खराब करती है, उससे अलग करती है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तेजस्वी के फ्यूचर को कैसे देख रहे हैं? जिस तरीके से तेजस्वी एक बार फिर आए हैं सत्ता में, तो आने वाले दिन में तेजस्वी का कैसा देख रहे हैं आप करियर? भाई, मैं किसी का फ्यूचर देखने वाला, मैं कोई फ्यूचर वक्ता तो हूँ नहीं भाई। वो यहाँ के सबसे बड़े दल के नेता हैं, अभी इस फॉर्मेशन में बड़े जिम्मेवारी के पद पे आएंगे। शायद इस पूरे फॉर्मेशन को चलाने में उनकी सबसे बड़ी भूमिका होगी, तो जनता उनको देखेगी, तय करेगी कि क्या करते हैं। अब 2024 में प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं, उम्मीदवार बनना चाह रहे हैं, आपको लग रहा है कि सक्सेस कर पाएंगे, या जो है एक्सेप्टेंस बिहार से निकल के पूरे देश में उनका हो पाएगा? भाई, नीतीश जी बनना चाह रहे हैं ऐसा कोई उन्होंने बयान तो दिया नहीं है, और ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा या ऐसी कोई आधिकारिक चर्चा हम लोगों को दूसरे नज़रियों से भी, दूसरे स्रोतों से भी कुछ सुनने को नहीं मिली। ये तो मीडिया में ऐसी बात चलाई जा रही है, स्पेकुलेशन की बात है। जो घटना अभी बिहार में हो रही है या कल से शुरू हुई है, मैं उसको बिहार स्पेसिफिक मानता हूँ। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि देश के स्तर पर कोई एक बहुत बड़ी सोच या बहुत बड़ा कोई प्रयोजन या बहुत बड़ा एफर्ट किया गया है, या किसी स्ट्रेटजी या किसी रणनीति के तहत ये तय किया गया है कि देश में एक ऑल्टरनेट विपक्ष को ऑल्टरनेट तरीके से खड़ा करने के लिए बिहार में इसको करना है। मैं ऐसा नहीं समझता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि ये बिहार स्पेसिफिक घटना है। स्वाभाविक है, बिहार बहुत बड़ा राज्य है, पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट है, राजनीतिक तौर से महत्वपूर्ण राज्य है, तो यहाँ पर जो कुछ होगा तो उसका देश के अलग अलग हिस्सों पर भी कुछ असर हो सकता है। लेकिन ये जो घटना है, जो यहाँ पर जो डेवलपमेंट हो रही है, इसको मैं विशुद्ध तौर पर राज्य की घटना मानता हूँ। एक अंतिम सवाल,
अगर ऐसा होता है कि वो 2024 में विपक्ष के उम्मीदवार बनते हैं तो क्या वो मोदी को टक्कर दे पाएंगे? आपको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के सामने इनका जो कद है या जो भी है वो उनको टक्कर दे पाएंगे? भाई ये तो जनता ही तय करेगी। अभी इसमें बहुत ज़्यादा इफ़ बट है। पहले तो उन्होंने ऐसी कोई मंशा उन्होंने बताई नहीं है। किसी दूसरे ने उनको उस पद पे या उस दावेदारी के लिए प्रस्तुत नहीं किया है। जनता के सामने वो बात रखी नहीं गई है। तो इस तरह की जो घटना है, इस तरह की जो स्पेकुलेशन है, वो अलग अलग समय पर अलग अलग नेताओं के लिए चलते ही रहते हैं। आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो वहाँ के नेताओं के लिए बात चलती रहेगी। आप बंगाल में जाएंगे तो लोग वहाँ के नेत्री के लिए लोग बात कहेंगे। ऐसा ये राज्य स्पेसिफिक घटना है। राज्य में किसी नेता का, किसी पॉलिटिकल फॉर्मेशन का आना जाना वो एक घटना है और उसका नेशनल इम्पैक्ट होना वो दूसरी बात। पीएम मटेरियल है या नहीं सर, वही मैं जानना चाहता हूँ। भाई पीएम मटेरियल, पीएम कोई किसी का क्लर्क तो है नहीं, मेरा एम्प्लॉय है नहीं कि मैं उसको सर्टिफाई कर दूं कि ये योग्य है हमारे एम्प्लॉय बनने के। पीएम मटेरियल इस देश के करोड़ों लोग मिलकर तय करते हैं कि कौन पीएम मटेरियल है और कौन पीएम बनेगा। इसको कोई व्यक्ति, कोई समूह अकेले बैठ के इस तरह का कमेंट करना कि कौन पीएम का योग्य है और कौन नहीं है, संविधान के मुताबिक हर वो व्यक्ति जो साउंड माइंड का है, एडल्ट है, वो योग्य है कंटेस्ट करने के लिए।